नमस्कार साथियों, जीके एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारी जो क्लास रहेगी जिसमें हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, हरियाणा जीके के, जिसमें कि हरियाणा के जो प्राचीन इतिहास है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और इसके साथ ही जो पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसमें आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट, मुख्य रूप से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो करवा रहा हूँ। तो उसके जो मैंने जो क्लासेस पहले भी करवाई है उसके अंदर भी मैंने करवाई है, और आज की क्लास है उसके अंदर भी जैसे ये आर्टिकल है ये एंड में करवाऊंगा, आप पूरी क्लास देखना। तो चलिए आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा को निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में ब्रह्मावर्त कहा गया था? तो हरियाणा को जो ब्रह्मावर्त है वो मनुस्मृति में कहा गया था। निम्न में से हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु उपयोगी साहित्यिक स्रोत क्या है? तो साहित्यिक स्रोत कौन सा है प्राचीन इतिहास से संबंधित? तो वो वैदिक साहित्य हमारा, बौद्ध साहित्य भी है और जैन साहित्य भी है। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हरियाणा के तात्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी हमें किस बौद्ध साहित्य से मिलती है? तो ये मध्यम निकाय है। इससे में जो उस समय जो हरियाणा था उसके जो राजनीतिक जीवन है हरियाणा के, उसके बारे में जानकारी मिलती है। हरियाणा में किस वैदिक साहित्य की रचना हुई थी? तो हरियाणा में जो है वेदों की रचना हुई थी, उपनिषदों की भी हुई थी और आरण्यकों की भी हुई थी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा को पहली से तीसरी शताब्दी के तीसरी सदी तक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी हमें मिलती है। तो हरियाणा की जो पहली से तीसरी शताब्दी तक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी है वो हमें उपरोक्त सभी से मिलती है। जैसे परिशिष्ट प्रवन, भद्रबाहु चरित और कथाकोश, इन सभी से हमें जो है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। किस बौद्ध ग्रंथ से हरियाणा में बौद्ध प्रसार की सूचना मिलती है? तो दिव्यावदान है, ये जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, इससे में हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की सूचना मिलती है। महाराजा अग्रसेन से संबंधित, तो महाराजा अग्रसेन से संबंधित अग्रवा रहेगा। अग्रवा हिसार में है। अग्रवा किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो अग्रवा था ये जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा था। हरियाणा में प्रमुख सातवनों का उल्लेख, तो हरियाणा में प्रमुख जो सातवन है उनका उल्लेख वामन पुराण में मिलता है हमें। हरियाणा ये किस जिले का वर्णन है? ये महाभारत के नकुल दिग्विजय में है। तो हरियाणा के जो रोहतक, हिसार और जींद है, इन सभी जिलों का वर्णन है वो जो नकुल दिग्विजय में, जो कि महाभारत कालीन ग्रंथ है, उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। किस ग्रंथ में हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण मिलता है? तो हरियाणा में बहने वाली नदियों का विवरण है वो वामन पुराण से मिलता है हमें। वामन पुराण में जो हरियाणा में कितनी नदियों का उल्लेख है? तो हरियाणा की 9 नदियों का उल्लेख है वो वामन पुराण में मिलता है। किसे भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक सर अलेक्जेंडर किनिंगम को माना जाता है। किस विदेशी यात्री के विवरण से हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है? तो ये जो एरियन, फायान, हवेनस्वांग, इन सभी की जो यात्रा थी उनसे हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई हुई थी? तो पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में सूंग की खुदाई हुई थी, मित्ताथल जो कि भिवानी में है, सूंग जो करनाल में है, सीसवाल जो कि हिसार में है। तो इन सभी की जो है खुदाई पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में हुई थी। वास्तविक रूप में हरियाणा के प्रथम पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा करवाई गई थी? तो ये करवाई गई थी डीबी सनूपर के द्वारा। जो पहली बार जो पुरातात्विक खुदाई हुई थी वो डीबी सनूपर के नेतृत्व में हुई थी। अभिलेख सामान्यतः 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। वर्ष 1974-75 में हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस स्थल की खुदाई की थी? तो ये बनावली, अग्रवा और कुणाल, इन सभी स्थलों की खुदाई है ये 1974-75 में जो है हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की निगरानी में हुई थी। अशोककालीन टोपरा जो अभिलेख है हरियाणा के यमुनानगर से जो ये मिला था, इस अभिलेख को दिल्ली के जो फिरोज शाह का किला था उसके अंदर किसने जुड़वाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने, वहाँ पर इसने इसको स्थानांतरित कर दिया था। हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख, तो हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख है टोपरा स्तंभ अभिलेख। किस स्थान से मिले अभिलेख संगीत के साथ स्वरों का अंकन मिलता है? तो अग्रवा से जो में अभिलेख मिले थे जिसमें ईंटों के ऊपर लिखे हुए थे और मृदुबांड मिले थे, उनके ऊपर जो संगीत के स्वर लिखे हुए थे, और ये 9वीं शताब्दी के हैं, और जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि 9वीं शताब्दी में हर घर में हर जो सभी लोग थे वो संगीत से परिचित थे। पेवा अभिलेख है, इसका संबंध है ये भोजदेव से है, पेवा अभिलेख। और पेवा में ये घोड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा था। घोड़ों के
व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा था ये। युद्धकालीन मुद्रांक कहाँ से मिले हैं? तो युद्धकालीन मुद्रांक है ये अग्रवा से मिले हैं। प्राचीन हरियाणा के किस स्थान से आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये सूंग, अग्रवा और औरंगाबाद, ये सभी से जो है आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। सही कथन का चयन कीजिए। खोखराकोट रोहतक से 3री शताब्दी से इंडो ग्रीक के सिक्के मिले हैं, ये सही है। युद्धकालीन टकसाल रोहतक में थी, ये भी सही है। कुरुक्षेत्र के थानेसर से कर्ण का किला हर्षवर्धन महल के अवशेष मिले हैं, ये भी सही है। आधुनिक सामग्री में उर्दू भाषा में लिखी गई पुस्तक गुरुग्राम रोहतक हिसार जिले का इतिहास, हिसार जिले का इतिहास मिला है, तो ये भी सही है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। हरियाणा की अधिकांश मूर्तियाँ किस धर्म से संबंधित है? तो वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या ये सभी? तो इन सभी से संबंधित है। जो हरियाणा की अधिकांश मूर्तियाँ हैं वो वैष्णव धर्म, जैन और बौद्ध इन धर्म से संबंधित है। हरियाणा में मिले पुरापाषाण औजारों में शामिल है। तो पुरापाषाण औजारों में कोर और फ्लैक ये दोनों शामिल हैं। किस काल में मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया था? तो मानव ने कृषि करना प्रारंभ ये उत्तर पाषाण काल, पुरापाषाण काल में, उत्तर पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण काल में। निम्न पुरापाषाण काल के औजार, प्रमुख औजार, तो जो निम्न पुरापाषाण काल है उसके प्रमुख औजार क्रोड, कुल्हाड़ी और खुरचनी ये सभी हो जाएंगे। नवपाषाण काल के साक्ष्य, तो नवपाषाण काल के साक्ष्य ये पिंजौर और कालका क्षेत्र से मिले हैं। पिंजौर और कालका क्षेत्र से में जो है नवपाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं। किस काल के औजारों को लघु अश्म या माइक्रोकोलिथ नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे मध्यपाषाण काल के। निम्न में से कौन सीसवाल संस्कृति का स्थल नहीं है? मित्तातल, बालू, परमाणा, गोदना। तो ये गोदना ये सीसवाल संस्कृति का स्थल नहीं है। परमाणा, बालू और मित्तातल ये सभी सीसवाल संस्कृति उसके स्थल हैं। किस संस्कृति को कृषक संस्कृति या सभ्यता भी कहा जाता है? तो सीसवाल संस्कृति है इसको कृषि संस्कृति या कृषि सभ्यता भी कहा जाता है। हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित मित्ताथल गांव की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो ये डॉक्टर सूरजबान ने जो मित्ताथल गांव की खुदाई करवाई थी। सीसवाल के टीले से निम्न में से कौन सी वस्तु मिली है? तो सीसवाल का टीला है, वहाँ से हमें हाथ से बने मृदुबान, मणका और मिट्टी से चित्रित चूड़ी ये सभी जो है सीसवाल का जो टीला था वहाँ से मिली है। हरियाणा के हिसार के किस क्षेत्र की खुदाई सीसवाल संस्कृति लोगों के संस्कृति के विषय से की गई थी? संस्कृति के विषय में की जानकारी मिलती है, तो किस स्थल से मिलती है? ये हमें राखी गढ़ी से। पुरातत्व हरियाणा पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में बनावली में विधिवत उत्खनन प्रारंभ कब हुआ? तो ये 1974 में। सीसवाल संस्कृति की विशेषता क्या है? ये कृषि प्रधान थी और गाय, बैल, बकरी, कुत्ता आदि ये पालतू पशु थे। इस काल में देवी धर्म और देवी देवताओं का निर्माण होने लगा था। तो ये सारे कथन सत्य हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सीसवाल संस्कृति के अंतर्गत बालू की खुदाई वर्ष 78-79 में की गई थी, सही है। फरमाना ये जो सीसवाल संस्कृति के प्रथम चरण से संबंधित है, सही है। गिरावट की खुदाई से मृदुबान पकाने की 2 भट्टियाँ मिली है, ये भी सही है। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में किस जिले में मिली? तो ये हिसार में। हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य किस नदी के किनारे मिले हैं? तो ये घग्गर नदी। हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का प्राचीनतम स्थल है? तो वो जगह बढ़ाना, बढ़ाना या बिरडाना भी कहते हैं, बिरडाना। निम्न में से किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। किस विद्वान ने बनावली की खोज की थी? तो बनावली इसकी खुदाई जो है आर एस बिष्ट के नेतृत्व में हुई थी, आर एस बिष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? तो ये फरीदाबाद है, ये हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। बाकी राखीगढ़, गढ़ी, बनावली और दौलतपुर ये सब जो है हड़प्पा संस्कृति के स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हरियाणा में स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, तो ये हो जाएगा दक्षखेड़ा। दक्षखेड़ा ये सिंधु घाटी सभ्यता का हरियाणा के अंदर स्थित दूसरा बड़ा स्थल है। हरियाणा के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों में से किसमें खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो राखीगढ़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल गिरावट किस जिले में है? तो ये रोहतक में। निम्न में से किस स्थल से राजसी मुकुट है? तो राजसी मुकुट ये कुणाल से मिला था। इनको सुमेलित करना है, तो भिवानी में तिगड़ाना है, करनाल में राखी शाहपुर है, जींद में पूजम है, हिसार में खोखड़ी है। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये ए ऑप्शन ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सूची, इनको जो सुमेलित करना है,
तो बालू है, ये जो है 1979 में जो है इसकी खुदाई की गई थी। मदीना की 2007-8 में, कुनार की 2003-4 में, गिरावट की 2007 में। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा आर्यावर्त का प्रमुख भाग किस काल में था? तो ये वैदिक काल में। ऋग्वेद में हरियाणा का नाम क्या है? तो ऋग्वेद में हरियाणा का नाम हरना है, हरना, जिसे लूटपाट भी कहा जाता है, लूटना। और एक और हरियाणा का नाम है, वह है रज हरियाणा। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदी दृष्टवती और सरस्वती है। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली है? तो ये हो जाएगा सरस्वती नदी के किनारे। हरियाणा को आर्यना किसने कहा है? तो ये डॉक्टर एच आर गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना कहा है। स्कंद पुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है? तो हरियाली कहा गया है। वैदिक काल में हरियाणा पौराणिक वंश की भूमि का इतिहास है, तो ये भरत की। आर्य लोग हरियाणा को किस नाम से अभिहित करते थे? तो वो देवभूमि के नाम से। इनको सुमेलित करना है। फरीदाबाद है, तो इसमें बल्लभगढ़ है। वैदिककालीन क्षेत्र गुरुग्राम गोहाना, ये सोना होएगा, सोना। कुरुक्षेत्र में लाडवा, सिरसा में रानिया। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसका संबंध हरियाणा से था? तो शुद्धमन और सरियाती दोनों का संबंध हरियाणा से था। राजा कुरु ने किसे परास्त करके सरस्वती नदी पर अधिकार किया था? तो पांचाल को परास्त करके जो है सरस्वती नदी पर अधिकार प्राप्त किया था। ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए थे? तो वो जगह पुरुवंश, भरतवंश और कुरुवंश, ये सभी जो है हरियाणा से जो है इनका उद्गम है। ये युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संदर्भित है, तो ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध है ये 900 ईसा पूर्व माना जाता है। महाभारत का मूल नाम तो जय संहिता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था ज्योतिसर तीर्थ के किनारे। वेद व्यास द्वारा महाभारत ग्रंथ महान ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया? तो ये लिखा गया था कुरुक्षेत्र में, सरस्वती नदी के किनारे। हरियाणा का महाकाव्य में क्या उल्लेख किया गया है? तो ये महाभारत, हरियाणा का महाभारत महाकाव्य में उल्लेख किया गया है। महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य बताया गया है, यानी कि बहुत उपजाऊ भूमि। बहुधान्य कर तो गया अत्यधिक उपजाऊ भूमि, अत्यधिक उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। महाभारत में कितने अध्याय हैं? ये 16 अध्याय हैं जो महाभारत के भगवत गीता में है। सॉरी, महाभारत के 16वें अध्याय में भगवत गीता है, 16वें अध्याय में जो भगवत गीता है। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य, तो हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य भगवत गीता। भगवत गीता का संकलन ये है वेद व्यास जी द्वारा किया गया था। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग कौन सा है? तो है ज्ञान। सबसे पवित्र जिला माना जाता है कुरुक्षेत्र को। महाभारत काल में राजा कर्ण ने जो है करनाल शहर की स्थापना की थी। अशोक काल में हरियाणा में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है, वो रहा था थानेसर, हिसार और टोपरा, ये सभी। अशोक के काल में हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र कौन था? तो ये हिसार, थानेसर और टोपरा। बुद्ध द्वारा पवित्र किए गए कम्बा स्तंभ स्थल का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आधुनिक नाम हो जाएगा कैथल, कम्बा स्तंभ। बुद्ध के समय में हरियाणा के किस स्थान पर 5 बौद्ध विहार थे? तो ये थे जो कि कहाँ है? करनाल में। यहाँ 5 बौद्ध विहार थे। चीनी यात्री वेनसुआंग के अनुसार थानेसर में कितने संग्रहालय थे? तो वेनसुआंग के अनुसार थानेसर में 3 संग्रहालय थे। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रवा का उल्लेख है? तो अग्रवा का उल्लेख है ये दिव्यावदान में अग्रवा का उल्लेख है। अग्रवा किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? तो अग्रवा बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र, तो रोहतक, सिरसा और पिंजौर, ये सारे के सारे जो है जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। हरियाणा में जैन धर्म के प्रचार प्रसार में किस संत की भूमिका रही थी? तो ये संत लोहाचार्य की जो है जैन धर्म के प्रचार प्रसार में प्रमुख भूमिका रही थी। जैन तीर्थंकर आदिनाथ की धातु की प्रतिमा किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये जींद से हुई है। रोहतक के किस स्थान से प्राचीन जैन की मूर्तियाँ मिली है? तो ये मिली है हमें खोखरा कोट से। हरियाणा शब्द का मूलतः किससे बना है? तो हरियाणा शब्द मूलतः हरियाणा से बना है।
स्थल बोर रोहतक से हमें किसकी मूर्तियाँ मिली है? तो यहाँ से पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, चकेश्वरी, यक्षिणी, इन सभी की मूर्तियाँ मिली है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यदुनाथ के अनुसार हरियाणा शब्द किससे संबंधित है? तो हरियाणा शब्द हरियाली से संबंधित है। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? तो इनमें से किसी का भी नहीं है, तो हरियाणा है ये आर्यना का अपभ्रंश है। किस ग्रंथ में हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? तो ये महापुराण में। किस महापुराण में हरियाणा का नाम हरियाला था? तो ये स्कंद पुराण में। किस काल में ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र को कहा जाने लगा था? तो महाभारत काल में ब्रह्मावर्त ये कुरुक्षेत्र को कहा जाने लगा था। हरियाणा को हरियाणा का नाम किस विद्वान ने दिया था? तो ये पंडित राहुल सांकृत्यायन ने इसका नाम दिया था। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल करने थे हम अब वो देखेंगे। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रमुख अनुच्छेद जो हमने कल किए थे मौलिक अधिकार से के रिलेटेड, जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स थे वो कर लिए थे, और आज हम उसके आगे कुछ एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो करेंगे। तो आर्टिकल 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो ग्राम पंचायतों का संगठन है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित हमारा आर्टिकल रहेगा आर्टिकल 40। उसके बाद जो है आर्टिकल 44, इसमें समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल हो जाएगा हमारा आर्टिकल 44। आर्टिकल 45 है, इसके अंदर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा। तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए जैसे निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 45 में दिया गया है। आर्टिकल 46 है, इसके अंदर SC ST व कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए जो मुफ्त शिक्षा है उसके लिए प्रावधान दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 50 के अंदर बताया गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 51 में देखते हैं हम, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का जो विषय है इसका जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 51 में। उसके बाद देखते हैं हम आर्टिकल 51A। तो आर्टिकल 51A में क्या है? मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य इस आर्टिकल 51A में। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। तो ये मैंने जो राष्ट्रपति के बारे में जो आर्टिकल करवाए थे उसके अंदर करवा रखा है, आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 74 में जो है राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन। तो आर्टिकल जो है 74 है, इसके अंदर राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन, और राष्ट्रपति यही इनकी मंत्रिपरिषद की सलाह ये मानने के लिए बाध्य नहीं होता, राष्ट्रपति की इच्छा होती है वह उनकी सलाह माने या ना माने। उसके बाद आर्टिकल 110 है, आर्टिकल 110 के अंदर वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है। वित्त विधेयक की आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा, आर्टिकल 110 में धन विधेयक, इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और आर्टिकल 112 है, इसके अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो बताई गई है। और आर्टिकल 213 में राज्यपाल के पास जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, आर्टिकल 213। और आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और आर्टिकल 143 में है जो राष्ट्रपति है ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श आर्टिकल 143 के तहत ले सकता है, आर्टिकल 143। और आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, ये आर्टिकल 155 में है। और आर्टिकल 161 में 161 में राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है, ये जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में है। उसी प्रकार जो है राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 में है।
और आर्टिकल 163 में राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। और ये राज्यपाल भी राष्ट्रपति की तरह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता। और राज्यपाल है, इसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा तक रहता है और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद आर्टिकल 169 में राज्यों में विधान परिषद होगी। इसके लिए विधान परिषद हो सकती है जिन राज्यों के अंदर जो है जनसंख्या अधिक होती है, जो संवैधानिक तंत्र है विधानसभा है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उस केस में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद का गठन किया जाता है। तो आर्टिकल 169 में विधान परिषद का उल्लेख है। आर्टिकल 213 में राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है और राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। और आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति होती है। आर्टिकल 249 है, इसमें राज्य सूची के विषय में जो संसद है ये कानून बना सकता है राष्ट्रहित में। और आर्टिकल 262 में अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटियों के जल विवाद का न्याय किया जाता है। जैसे दो स्टेट है उनके बीच में किसी नदी या नदी जल के को लेकर विवाद है, तो उसके लिए जो आर्टिकल 262 है इसके अंदर उनको न्याय दिया जाता है। जैसे हरियाणा और पंजाब में SYL है, सतलुज यमुना लिंक, इसका मुद्दा है, तो ये दो राज्यों के बीच नदी या नदी जल या नदी घाटियों के बीच का विवाद हो गया, तो इसलिए आर्टिकल 262 के तहत इसको जो है देखा जाएगा। और आर्टिकल 275 में राज्यों को संघ से अनुदान, तो राज्यों को जो पैसा मिलता है, बजट मिलता है संघ के द्वारा, केंद्र के द्वारा, तो वो आर्टिकल 275 में निहित है। उसके बाद आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 के अंदर जो है वित्त आयोग का वर्णन है। और आर्टिकल 301 के अंदर संपत्ति का अधिकार है। आर्टिकल 280 के अंदर आर्टिकल 301 के अंदर संपत्ति का कानूनी अधिकार है, जो कि पहले मौलिक अधिकार था लेकिन उसको बाद में हटा के कानूनी अधिकार बनाया गया। तो आर्टिकल 301 के अंदर संपत्ति का अधिकार। और आर्टिकल 280 में वित्त आयोग। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं, इसका उल्लेख है। और आर्टिकल 315 में UPSC और जो स्टेट की जो लोक सेवा होती है उसका उल्लेख है, संघ व राज्य लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 330 में लोकसभा में SC ST का आरक्षण, जो लोकसभा है उसके अंदर जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनके लिए जो आरक्षण दिया जाता है सीटों में, वो आर्टिकल 330 के तहत दिया जाता है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, जो सैन्य जो देश की सुरक्षा होती है विदेशी आक्रमण के समय आर्टिकल 352 का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जब राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, जिसमें जो राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी के तौर पर राज्यपाल है वो राज्य का जो शासन है उसको देखता है। और आर्टिकल 360 के अंदर वित्तीय आपातकाल होता है। तो इस प्रकार ये हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या PDF से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।